व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आईपीसी में दिए हुए थेफ्ट के प्रोविजंस को कवर करेंगे जो कि सेक्शन 378 से 382 तक दिए गए। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 378। सेक्शन 378 जो है वो बताता है कि थेफ्ट होता क्या है। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। तो theft क्या होता है? जो कोई भी पर्सन डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी भी पर्सन की पोजेशन से बिना उस पर्सन की कंसेंट से क्या करता है, मूव करता है। और वो मूव क्यों कर रहा है? कि वो चाहता है कि वो उस चीज़ को ले ले, है ना, टेकिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे कि उस पर्सन ने थेफ्ट कमिट किया है। क्लियर। नाउ इसका असेंशियल इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखें तो पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना ज़रूरी है ना। सेकंड क्या है, थेफ्ट जो है हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होता है, थेफ्ट कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में नहीं होता। थर्ड चीज़ क्या है, वो प्रॉपर्टी जो है किसी की पोजेशन में होनी चाहिए। यहाँ पे वर्ड जो है ना पोजेशन यूज़ किया गया है, यहाँ पे ओनरशिप को यूज़ नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या, अगर प्रॉपर्टी जो है उसका ओनर कोई और है लेकिन वो पोजेशन में किसी और के है, ठीक है, और आप उसकी पोजेशन जिससे जो है उस चीज़ को मूव कर रहे हो तो भी क्या कहलाएगा, चोरी करना कहलाएगा। ठीक है, तो थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है कि पोजेशन, किसी पर्सन की पोजेशन से आपने उस चीज़ को लिया है। फोर्थ जो है उस पर्सन की कंसेंट के बिना लिया है। ठीक है, एंड फिफ्थ जो है मूवमेंट किया है, आपने उस प्रॉपर्टी को मूव किया है। मूव करना ज़रूरी है प्रॉपर्टी को, उसका मूवमेंट मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह पे उसका मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मूवमेंट नहीं है तो वो थेफ्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसके 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। क्लियर। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Explanation 1. A thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी थिंग जो कि अटैच्ड है अर्थ से, तो वो क्या है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और वो उसकी चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, जब तक कोई चीज़ अर्थ से अटैच है तो वो क्या हो गई, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की कभी भी चोरी हो ही नहीं सकती। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर वो प्रॉपर्टी जो है उसको हम अर्थ से अलग कर दें, ठीक है, अगर उसको हम अलग कर रहे हैं तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, जिस टाइम पे उसने उसको अर्थ से अलग किया ना, उसी वक्त पे क्या माना जाएगा कि उसने चोरी कर दी। द एक्ट ऑफ सीवरेंस, ठीक है, उसके सीवरेंस करने के एक्ट को ही यहाँ पे क्या माना जाता है, चोरी माना जाता है। इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। इलस्ट्रेशन ए है ये बैरेक्ट का, है ना। A cut down a tree on Jed's ground with the intention of dishonestly taking the tree out of Jed's possession without Jed's consent. Here, as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed the theft। तो यहाँ पे A क्या करता है ना, Z का जो जमीन होती है उसके ऊपर एक पेड़ लगा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, उस पेड़ को लेना चाहता है। ठीक है, तो उसके लेने के लिए वो क्या करता है, उस पेड़ को जो है काट देता है और बिना Z की कंसेंट के और Z की पोजेशन से वो उसको ले जाना चाहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, जिस मूवमेंट पे उसने उस पेड़ को काटा ना, उसी मूवमेंट पे क्या हो गया, उसने थेफ्ट कमिट कर लिया। ठीक है, उसका एक्ट जो है ना, जिस एक्ट से उसने उस पेड़ को काटा है ना, उस एक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे चोरी करना बोलते हैं। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट explanation 2. A moving affected by the same act which affects the severance may be a theft। तो एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर जो है बोला है कि मूविंग कैसे इफेक्ट होगी बाय द एक्ट ऑफ सीवरेंस से। नाउ एक्सप्लेनेशन 3. अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एनी ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। तो यहाँ पे कह रहा है कि कब माना जाएगा कि पर्सन ने जो है किसी चीज़ को मूव किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशंस दी गई है। इन 3 कंडीशंस के अंदर ये माना जाएगा कि पर्सन ने जो उस चीज़ को मूव किया है। पहला क्या है, अगर कोई उस चीज़ में कोई ऑब्स्टेकल लगा हुआ है, ठीक है ना, जिस ऑब्स्टेकल के कारण जो है वो उस चीज़ को ले नहीं पा रहा है, उसको मूव नहीं करा पा रहा। ठीक है, तो जैसे ही उसने उस ऑब्स्टेकल को हटाया, ठीक है, तो क्या मान लिया जाएगा, उस पर्सन ने उस चीज़ को मूव किया है। सेकंड कह रहा है, अगर वो चीज़ किसी से कनेक्टेड है, ठीक है, और वो चीज़ जब तक उससे सेपरेट नहीं हो जाती तब तक वो उसको उस चीज़ को मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही उसने उसको सेपरेट किया तो क्या मान लिया जाएगा कि उसने उस चीज़ को मूव कर लिया।
थर्ड जो है कह रहा है एक्चुअली मूविंग इट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में वो चीज़ उठा के लेके जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई और चीज़ कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे वो आता है और वो चीज़ को उठा के लेके चल जाता है, ठीक है। तो 3 कंडीशंस दी गई है एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर, जहाँ पे माना जाएगा कि पर्सन ने जो है उस चीज़ को जो है उठाया है या उसको मूव कराया है। Now explanation 4, a person who by any means causes an animal to move is said to move that animal, and to move everything which in consequences of the motion so caused is moved by that animal, ठीक है। अगर पर्सन जो है किसी भी तरीके से जो है ना उस एनिमल को मूव कराता है, ठीक है ना, और उस एनिमल के साथ अगर कोई और चीज़ भी है वो भी उसके साथ साथ मूव हो रही है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि उसने उस एनिमल को मूव किया है उसके एक्ट से। अब एक्सप्लेनेशन 4 को हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। नाउ इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन सी है बैरेक्ट का। ए मीट्स अ बुलक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर, he drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed theft of the treasure. तो A जो है उसको क्या एक बुलक मिलती है और वो बुलक में क्या है, ट्रेजर से भरी हुई है, ठीक है ना। तो अब ए क्या करता है, ए का इंटेंशन है उसको लेने का, तो ए जो है उसको क्या करता है सर्टेन डायरेक्शन के उधर लेके जाता है, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, वो जो वो ट्रेजर है ना वो ले सके। तो जैसे ही उसने उसको उस डायरेक्शन के उधर ले जाने के लिए मूव करता है ना, वो उसी मूवमेंट पे क्या मान लिया जाएगा कि उसने क्या किया है, चोरी की उन ट्रेजर्स की, ठीक है। जैसे कि उसके एक्ट से वो बुलक जो है उस डायरेक्शन में जाने लगी है ना, उसी डायरेक्शन के टाइम पे क्या मान लिया जाएगा कि उसने उस ट्रेजर की चोरी की है। नाउ एक्सप्लेनेशन 5, द कंसेंट मेंशन इन द डेफिनेशन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन ईदर बाय द पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी, ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो जो कंसेंट की बात कर रहे थे ना हम अभी, 378 की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंसेंट विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, तो यहाँ पे बोला अगर कंसेंट है तो वो कैसी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। वो पर्सन खुद दे सकता है जिसके पोजेशन में है, या फिर वो पर्सन जिसको कि उस पर्सन ने अथॉरिटी दे रखी है। क्लियर। नाउ इलस्ट्रेशन, इफ देयर इज अ रिंग ऑफ ए, बी टेक दैट रिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ ए, हियर बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे रिंग किसकी थी, ए की थी, लेकिन बी क्या करता है, बिना उससे पूछे जो है उसकी अंगूठी ले लेता है, तो यहाँ बी ने क्या किया है, चोरी की है ए की अंगूठी की। नाउ क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए पर्सन कमिट थेफ्ट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी, क्या एक पर्सन जो है खुद की ही प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है क्या। यस, अ पर्सन कैन कमिट थेफ्ट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी टू। सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी डजंट यूज द वर्ड ओनरशिप बट पोजेशन, इट डजंट मैटर वेदर ही इज द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट, ठीक है। तो ये इसके कहने का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको 378 में बताया था ना कि यहाँ पे वर्ड जो है पोजेशन यूज हुआ है, ठीक है। तो मान लो अगर कोई प्रॉपर्टी का ओनर भी है और उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है किसी पर्सन को दे रखी है, तो अब वो प्रॉपर्टी जो है किसी और के पोजेशन में है, ठीक है। अब ये ओनर जो है जाके अगर अपनी प्रॉपर्टी लेके आता है ना उससे, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, उसने चोरी की है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है। अगर वो विदाउट ऐसे किसी इंटेंशन से गया है, बोनाफाइड वे में जाके ला रहा है, तो चोरी नहीं है, लेकिन वो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी फुलफिल होने चाहिए जो हम 378 के अंदर पढ़ के आए, ठीक है। तो ओनर भी जो है क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है। अब इनको इलस्ट्रेशन से देखते हैं। The removal of crops standing on land attached and taken possession of by the court under section 145 of the CRPC, तो ठीक है। तो 145 के अंदर क्या है, यहाँ पे ऑर्डर दे दिया अटैचमेंट ऑफ क्रॉप का, ठीक है। तो इस केस में क्या किया, जो ओनर था ना उस लैंड का, उसने क्या किया, आके जो है सारी फसलें काट ली अपनी। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने अपनी ही फसल की चोरी कर ली। क्यों, क्योंकि यहाँ कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था अटैचमेंट का, और पोजेशन किसके पास है, अब कोर्ट के पास है, ठीक है। तो अब कोर्ट के पास पोजेशन है और यहाँ पे वो जाके अपनी लैंड पे सारी क्रॉप को काट लेता है और सब ले लेता है, तो यहाँ पे उसने चोरी की है, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन अब उसके पास नहीं रहा है। द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन जो है वो जे इलस्ट्रेशन है बैरेक्ट का। If A owes money to Z for repairing the watch, and if Z retains the watch lawfully as a security for the debt, and A takes the watch out of Z's possession with the intention of depriving Z of the property as a security for his debt, he commits theft in as much as he takes it dishonestly. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे A जो है वो क्या करता है,
जेड को कुछ जो है अपनी वॉच देता है रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब रिपेयर करने के लिए जब वो वॉच देता है तो ऑब्वियसली जेड जो है अपने रिपेयरिंग जो भी खर्चा वगैरह हुआ वो उससे मांगता है, तो वो उसको खर्चा नहीं देता, तो जेड क्या करता है, वो वॉच जो है अपने पास ही रख लेता है, ठीक है। और जब तक कि वो उसको खर्चा नहीं देगा तब तक वो ए को जो है उसकी वॉच नहीं देगा। तो यहाँ यहाँ पे ए क्या करता है ना, वो आता है और वो वॉच जो है ना जेड के पोजीशन में से लेके चल जाता है, ठीक है। और उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन ये है कि जेड जो है वो डिप्राइव हो जाए, जो प्रॉपर्टी उसने एज ए वॉच उसने रखी थी ना कि हाँ अगर वो मेरी वॉच रखेगा तो मैं ज़रूर उसको पैसा दूंगा क्योंकि मुझे भी अपनी वॉच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका इंटेंशन यही है कि जो उसने एज ए सिक्योरिटी रखी थी ना डेट के लिए, उससे वो डिप्राइव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, थेफ्ट कमिट किया है, यहाँ पे उसने खुद ने अपनी ही चीज़ की चोरी कर ली। क्यों यहाँ पे ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है उधार वाली चीज है ना, अगर यहाँ पे कोई उधार नहीं होता और वो आके अपनी प्रॉपर्टी लेके जाता तो थेफ्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जेड उधार मांग रहा था ए से उसकी घड़ी को रिपेयर करने के केस में, और ए जो है वो उधार उसको नहीं दे रहा था, उसका जो भी रिपेयर का जो भी अमाउंट बन रहा था वो उसको नहीं दे रहा था, और इसी कारण से जो है उसने एक गुड इंटेंशन से वो वॉच रखी कि हाँ अगर मैं ये वॉच रखूंगा तो वो पैसे जरूर देगा क्योंकि उसे भी तो अपनी वॉच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ए आके जबरदस्ती अपनी वॉच लेके जा रहा है जेड के पोजेशन से, तो यहाँ पे ये चोरी कहलाएगी। नाउ इलस्ट्रेशन के, again if A having pawned his watch to Z takes it out of Z's possession without Z's consent, not having paid what he borrowed on the watch, he commit theft though the watch in is हिज ओन प्रॉपर्टी इन एज मच एज ही टेक्स इट डिसऑनेस्टली। सेम चीज़ है यहाँ पे भी कि अगर मतलब वही उसने उसको पॉन करके रख रखी थी और उसके केस में वो उसको नहीं दे रहा था, जो भी उसने उससे उधार वगैरह लिया था उस केस में वो क्या करता है, एज ए सिक्योरिटी उसकी वॉच को रख लेता है ना। तो सेम केस हो गया, यहाँ पे आता है और वो बिना जो है उसकी कंसेंट से जो है उसको प्रॉपर्टी को लेके चल जाता है बिना पैसे दिए। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि ए ने जो है खुद की प्रॉपर्टी की चोरी की है। तो आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक पर्सन जो है वो खुद की प्रॉपर्टी की भी चोरी कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्सन हु इज हंग्री फॉर 10 days टेक अवे फूड लाइबल फॉर थेफ्ट, ठीक है। तो क्या कोई पर्सन जो है 10 दिन से अगर भूखा है और वो किसी दुकान से जाके कुछ चीज़ चोरी कर लेता है, कुछ चीज़ उठा के ले आता है, तो क्या उसको चोरी माना जाएगा? आंसर आता है यस, लाइबल फॉर थेफ्ट इन द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट प्रिविलेज ऑफ नेसेसिटी कैन नॉट बी गिवन, हेंस नो अमाउंट ऑफ नेसेसिटी कैन जस्टिफाई एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग, ठीक है। ये नेसेसिटी हम आईपीसी के अंदर डिफेंस में पढ़ते हैं ना, एक्सेप्शन के अंदर, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगेगी। आप ये एक्सेप्शन नहीं ले सकते हो कि नेसेसिटी थी मेरी, ठीक है, मैं नहीं खाता तो मैं मर जाता, वो वाली चीज़ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है ऑफेंस ऑफ थेफ्ट प्रिविलेज ऑफ नेसेसिटी कैन नॉट बी गिवन। आपने अगर वो चीज़ उठाई है तो वो चोरी के अंदर ही आएगी, आप नेसेसिटी की प्ली नहीं ले सकते हो। इन रे पेरुमल केस नो थेफ्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, थेफ्ट इज ओनली ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। तो कोई डोमेस्टिक एनिमल को लेके जा रहा है तो चोरी मानी जाती है। वाइल्ड जो जैसे गली में कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं ना, उनको कोई भी उठा के ले जाओ, उससे उसको चोरी नहीं मानी जाएगी। अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इलेक्ट्रिसिटी रनिंग इन इलेक्ट्रिक वायर इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट अमाउंट टू थेफ्ट, बट अ चार्ज अंडर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 फॉर थेफ्ट शैल बी मेंटेनेबल। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसको मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना है, और मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना है तो आईपीसी के अंदर जो है उसको थेफ्ट नहीं मानेंगे हम, ठीक है। क्योंकि आईपीसी क्या कहता है कि थेफ्ट जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ही हो सकता है। तो यहाँ पे तो इसको चोरी नहीं माना आईपीसी के अंदर, लेकिन इसको कहाँ चार्ज कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर जरूर इसको चोरी के लिए हम चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 379, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, ठीक है। जो कोई भी चोरी करता है उसका क्या पनिशमेंट है? हुएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 year विथ फाइन और विथ बोथ, ठीक है। या तो 3 साल की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों, ठीक है। यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे एंड नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना, और एंड कई बार जो है ना बहुत से लोग एक ही चीज़ समझ लेते हैं, पर डिफरेंस है। या तो 3 साल की सज़ा या फिर फाइन या फिर दोनों, ठीक है। यहाँ पे एंड नहीं है, ये सारा नहीं मिलेगा, इन तीनों में से ही कुछ एक हो सकता है। नाउ सेक्शन 380, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, whoever commits theft in any building, tent, vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine, ठीक है। तो जो कोई भी पर्सन जो है किसी बिल्डिंग, टेंट और वेसल के अंदर चोरी करता है
उस केस में जो है उसका पनिशमेंट क्या है, 7 ईयर का है एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 साल के साथ साथ क्या है, उसको फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एंड यूज हुआ है। क्लियर सेक्शन 380। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 381, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन possession of master. Whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 and also liable to fine। ठीक है, तो कोई क्लर्क है या फिर कोई सर्वेंट जो है उसकी मास्टर की प्रॉपर्टी की चोरी कर लेता है, उस केस में उसको कितने साल की सजा मिलेगी, 7 साल प्लस फाइन मिलेगा। ठीक है, इनके लिए इतना सीवियर क्यों है, क्योंकि ये लोग ट्रस्टवर्दी इंसान होते हैं, इनको हर चीज़ पता होती है ना घर के अंदर, और फिर ही अपने जाके अपने मास्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है इनका पनिशमेंट जो है 7 साल का दिया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 382, theft after preparation made for causing death, hurt or restrain in order to the committing of the theft. Whoever commits theft having made preparation for causing death, hurt, restrain, fear of death, hurt or restrain to any person in order to the committing of such theft or in order to effect of his escape after committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and also be liable to fine। तो सेक्शन 382 क्या कह रहा है, जब कोई पर्सन चोरी करने आया है और वो क्या कर रहा है, चोरी करते वक्त या फिर चोरी करके भागते समय या फिर जो है उस प्रॉपर्टी को रिटेन करते समय, ठीक है ना, चोरी करते वक्त या चोरी करने के बाद वो भाग रहा है तब, या फिर जिस प्रॉपर्टी की उसने चोरी की उसको रिटेन करते वक्त अगर वो पर्सन, सामने वाला पर्सन जिसकी पोजेशन में वो चीज़ थी, अगर उसको वो रेजिस्ट करता है, उस केस में वो ऐसी प्रिपरेशन करके आता है कि वो उस पर्सन को जो कि रेजिस्ट कर रहा है उसको डेथ कॉज कर सके, उसको हर्ट कॉज कर सके, या फिर उसको रिस्ट्रेन कॉज कर सके, या फिर वो क्या कर सके, फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन कॉज कर सके सामने वाले पर्सन को जो कि उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है ये सब करने से, ठीक है, अपनी चीज़ वापस ले रहा है उससे। ठीक है, अगर ऐसा करता है चोरी करने वाला पर्सन, ऐसी प्रिपरेशन के साथ आता है, तो कहा जाता है कि थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। और इसका पनिशमेंट क्या है, इसमें पनिशमेंट है रीग्रेस इम्प्रिजमेंट जो कि 10 साल तक के लिए हो सकता है, और साथ ही में क्या है, फाइन है। यहाँ पे एंड यूज हुआ है, यहाँ पे और यूज नहीं हुआ है, मतलब 10 साल तक के पनिशमेंट के साथ उसको फाइन देना होगा। अब इस सेक्शन को हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा सेक्शन 382 कहना क्या चाहता है। Now illustration, A commits theft on property in Z's possession, and while committing this theft he has a loaded pistol under his garment, having provided this pistol for the purpose of hurting Z in case Z should resist. A has committed the offense defined in this section। तो यहाँ पे A जो है वो क्या करता है, Z के possession में कोई प्रॉपर्टी है उसकी चोरी करने के लिए आता है, और चोरी करने जब वो आता है तो अपने साथ में एक लोडेड पिस्टल भी लेके आता है, ठीक है ना, और इस इंटेंशन से लेके आता है कि मेरे चोरी करते वक्त अगर Z आ जाता है और उसे पता चल जाता है और वो मुझे रोकता है, हमारे बीच में कुछ भी धक्का मुक्की वगैरह होती है, तो मैं उसको ये पिस्टल दिखा के डरा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका वो एक्ट, वो लोडेड पिस्टल लेके आना क्या कहलाएगा कि उसने इस सेक्शन के अंदर क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, ऑल्दो उसने कुछ भी ऐसा एक्ट नहीं किया, लेकिन वो अपने साथ वो खुद प्रिपेयर होके आया है। ठीक है ना, तो उसने चोरी कैसे की, आफ्टर प्रिपरेशन। ठीक है, अपने साथ वो वेपन लेके आया जिससे कि वो सामने वाले पर्सन को डरा सके, तो उसने थेफ्ट कमिट किया सेक्शन के अंदर। नाउ बी, A picks Jed's pocket, having posted several of his companions near him, in order that they may restrain Jed if Jed should perceive what is passing and should resist, or should attempt to apprehend A. A has committed the offense defined in this section। तो यहाँ पे A जो है वो क्या करता है, Jed की जो पॉकेट होती है उसको मारने की कोशिश करता है, और साथ ही में वो इस प्रिपरेशन के साथ आता है कि उसके आसपास जो है 5-7 लोगों को खड़ा कर देता है। ठीक है ना, और उनको ये बोलता है कि जब मैं उसकी पॉकेट जब उसकी पॉकेट में हाथ डाल रहा हूँगा ना, तब अगर वो रेजिस्ट करे, है ना, या फिर वो कुछ भी ऐसा अटेम्प्ट करे, आवाज़ वगैरह लगाए, मुझे पकड़वाने की कोशिश करे, तो उस टाइम पे तुम लोग क्या करना, उसको पकड़ लेना, उसको रिस्ट्रेन कर लेना तुम। ठीक है, तो यहाँ पे उसका ये एक्ट जो है इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल है। ठीक है, क्योंकि वो प्रिपरेशन के साथ आया है यहाँ।
सो आई होप आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू जो है सेक्शन 82 क्लियर हुआ होगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको किसी भी प्रोविजन में दिक्कत है, कोई सेक्शन नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।